बॉडी पर यदि किसी बॉडी पर यदि किसी बॉडी पर यदि किसी बॉडी पर 3x+5 यदि किसी बॉडी पर, बॉडी यानी कि पिंड, यदि किसी बॉडी पर 3x+5 न्यूटन का बल लगाया जाए, यदि किसी बॉडी पर 3x+5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो 2 मीटर से 4 मीटर तक विस्थापित होता है। हाँ, 2 मीटर से 4 मीटर तक विस्थापित होता है। तो किया गया कार्य ज्ञात करें। तो किया गया कार्य ज्ञात करें। किया गया कार्य ज्ञात करें। किया गया कार्य ज्ञात करें। इंटीग्रेशन के माध्यम से ना बनेगा। चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं। नहीं, बैठ जाओ रे मैया। बात नहीं। चलो टाइम तुम लोग का समाप्त हो गया। कितना? चलो इधर मिलाना। अच्छा देखो तो बोलो। पहली बात के प्रश्न देखकर तुम लोग को पता चल जाना चाहिए कि किस पर जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि किसी बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाइड किया जाए, बोलो। 3x+ इतना न्यूटन का बल किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाए। अच्छा बताओ कि ये देखकर क्या तुमको लग रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। ये कितना बल लग रहा है बता सकते हैं हम लोग? नहीं बता सकते। वेरिएबल फोर्स है। आप पहचानने का आदत डालो धीरे धीरे। अब वो बोल रहा है कि जब इतना बल कोई बॉडी पर अप्लाई करते ना है तो कितना ओकरा में डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना हो रहा है? हाँ, 2 मीटर से 4 मीटर तक होता है। तो कह रहा है कितना वर्क करने पड़ेगा। W = Y। ये तुम्हारा है, वर्क निकालना है। तो यहाँ पे प्रश्न देखने के साथ थोड़ा पहचान में आ जाना चाहिए ये वेरिएबल फोर्स है। और जैसे वेरिएबल फोर्स है तो ये बिना इंटीग्रेशन के बनबे ना करेगा। कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो बिना इंटीग्रेशन के बन जाएगा। वेरिएबल फोर्स आएगा, इंटीग्रेशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग काम कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग के पास सामने है, यानी कि लिख सकते हैं वी नो डेट W = F × कोची हो ds। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? प्रश्नवा के अनुसार। प्रश्नवा के अनुसार हम लोग ds ना लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न x के रूप में दिया हुआ है। और यहाँ पे तुम लिख दो x1 से लेकर कहाँ तक? x2 तक। x1 का काम कर जाएगा तो 2 मीटर है। अब x2 का काम कर जाएगा तुम्हारा 4 मीटर। तो यहाँ से देख लो W = कहाँ से कहाँ तक? हाँ बोलो सब लोग। 2 से x1 के जगह पर 2, अब x2 के जगह पर, अब f के जगह पर कोची हो, अब इंटू में कोची, इंटू में dx। ये तुम्हारा हो गया। देखो बस कहीं पे भी वेरिएबल फोर्स दिखाई दे, वेरिएबल फोर्स का पहचान कोची है। कैसे तू पहचान लेगा कि वेरिएबल फोर्स है? एक तो कि विस्थापन इतना से इतना तक रहेगा। दूसरी बात जैसे रहता है कि 10 न्यूटन का बल लगाया जाए, 50 न्यूटन का, 250 न्यूटन का, ऐसे रहता तो क्या बोलता? तो कांस्टेंट है। अब इस समीकरण के रूप में आ जाए, एक्सप्रेशन के रूप में आ जाए, लगे कि ना x किसी दूसरे पर डिपेंड
कर रहा है, तब इसको लेकर चल जाना इंटीग्रेशन पर। तो ध्यान को इस बात को रखना अपना। अब यहाँ से काम कर लो, तो W बराबर 3 तुम्हारा कांस्टेंट। अब x के पावर में कितना छिपल, 1 छिपा हुआ है, तो एक फॉर्मूला पर लेकर चल जाओ, तो x² बटा 2। अब कई बार बता चुके हैं ये सब बातें। हाँ 5 कांस्टेंट रहेगा, और dx से मल्टीप्लाई जब होता तो dx का क्या हो जाता, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। ये कर आगे हम लोग काम कर लेते हैं, इसके आगे हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन। W बराबर 3, x के जगह पर कितना हो, 4 के स्क्वायर बटा में, अब प्लस में 5, अब x के जगह पर 4। पहले x पूरा, x के जगह पर जहां जहां x है ना, पहले अपर लिमिट पूरा लिख लेंगे, अब जाकर दोनों जगह लिख लिए, अब जाकर देंगे हम लोग को चीज माइनस। अब x के जगह पर क्या लिखेगा, 2, x के जगह पर 2 लिखेगा, तो 2 के स्क्वायर बटा, अब प्लस में 5 गुने। अब इन्हें काम कर लो, W बराबर 16 न है, 16 बटा 2 8, 18 के 24, 5 के माइनस से गुना कर दो, 2 से 2, 3 दूनी माइनस और प्लस, ठीक है ना। अब आगे काम कर लो खुद से, कितना आ जाएगा, 44 माइनस 28, 28 को चाहिए आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा तो बना लेना, लिखो जल्दी, नोट करो, ठीक है। तो रे देखते रहना, कभी स्टॉप ना हो जाए। ऐसा और अच्छा ठीक, हम तो सोच रहे थे कि एक को दे, लेकिन दे रहे हैं। ये यहाँ कौन रख दिया रे, वहाँ रख देना घंटे के बाद। छोटा, अब लो, सब लोग को बड़ा करना रहता है तो छोटा करवा रहा है। हाँ सुन लिए मियाँ, बहुत बढ़िया से। हाँ रे सुन लिए, अरे सुन लिए, जब व्यक्ति ट्रेन के पास जाती है तो ट्रेन व्यक्ति को अपनी ओर क्यों आकर्षित कर लेती है, यही तुम्हारा क्वेश्चन था। इसके पीछे रीजन है ना कि ट्रेन जब स्पीड में आती है ना, तो ट्रेन स्पीड में आती है तो उसके पास जो भी व्यक्ति है, तो वहाँ का जो है ना, उसका ट्रेन का स्पीड के कारण वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम जाती है। तो ये आदमी, ये ट्रेन, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब हवा ट्रेन के जाने की वजह से कम जाती है। एने वाला कम गया और आदमिया के ओने वाला ज़्यादा हो गया, ओने वाला ज़्यादा और एने वाला कम, तो ओने वाला हवा क्या कर देता है, केकरा तेल देता है, बेचारा चल जाता चाका कर। कम जाता है, दोनों के बीच वाला, और होने वाला बढ़ जाता है, तो होने वाला बढ़ गया, आने वाला कम गया, तो होने वाला धक्का आने देगा, तो ट्रेन देने चल जाएगा। लिख लिया, बोले दूसरा लिखो, सेकंड क्वेश्चन
लिखो यदि किसी पिंड पर, हाँ, यदि किसी पिंड पर, सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर 10x² प्लस 7x प्लस 6 न्यूटन का बल, यहां से लिखो 10x² प्लस 7x प्लस 6 न्यूटन का बल, न्यूटन का बल, न्यूटन का बल 0 से 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए, 0 से 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए, 0 से 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए, 0 से 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। देखो ये आंसर मतलब लगभग 80% लेकिन का आना चाहिए इसका, इसलिए कैलकुलेशन सब लोग करो, रिजल्ट बोलो। एक फोर्स है 12 जूल, वाह आंसर आ गया हो, मार्केट में आंसर आ गया 12 जूल। बाकी लोग देखते हैं तुम लोग क्या बोलता है, कितना लोग इसका सपोर्ट में है ना रे मैया, ना बनेगा। तोरा तो कनपटिया मार के उड़ा देंगे। बोलो रे बाबू। 77/6, बहुत बढ़िया। 12 जूल 77/6 तो रे पीछे ज्यादा आ गया। हाँ देख लो आंसर का, 1 मिनट सब लोग पीछे, बॉयज इधर फोकस करना। चलो ठीक है, सब लोग को सुन लिए और सब लोग का आंसर सुनकर बहुत खुशी हमको मिला। ये पढ़ाने का परिणाम है। बोलो कितना फोर्स दिले है, प्लस कितना, प्लस कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट, 0 से 1 तक। W बराबर क्या हो जाएगा वो, कहां से कहां तक, चलो लगा देते यहीं पे। W बराबर बोलो 0 से F कितना हो, +6 इंटू में कोई dx, यही ना होगा। तो अब किया जाए काम यहाँ से बढ़िया से, 10 रहने देते हैं कांस्टेंट, 10 कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा, x³ 7 कांस्टेंट x के, और 6x के, हाँ 6 का हो जाएगा 6x। चाहते तो इस सब में गुना करके तीनों में अलग अलग है, वैसे भी करते, लेकिन अब छोड़ो बचपन वाला काम क्या किया जाए। अब कहां से कहां तक हो जाएगा, तो 10/3, 1 रखेंगे तो 1 के क्यों, 1 रह जाएगा, 1 रख दो कितना, अब होने कितना हो, अब माइनस देके सब खत्म, सब 0। अब एक बाद क्या किया जाए, एक नीचे कुछ मान लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 6 LCM कितना, 21, 36, 77/6 को जी। है काट के पॉइंट मिला सकता है।
हाँ ठीक है, तोर बढ़िया था पहले ही कहे कि तोर सही है। देख रहे हैं दांत का डॉक्टर बन गया था। दांत तो इलाज करवाना होगा तो हो जाएगा इलाज। केवल 2 मीटर। वेरिएबल फोर्स में विस्थापन उतना हो ही नहीं सकता है। जब भी रहेगा तो इंटरवल में रहेगा। कोई बॉडी रखल है, बदल बदल के बल लगा रहे हैं तो कंफर्म है को बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह, तो एक जगह की स्थिति दूसरे जगह की स्थिति। हाँ जीरो से जोड़ेंगे, जहाँ से चला वहां से जीरो ले सकते हैं। हाँ आप नहीं, नहीं अब आगे टॉपिक ले जाएंगे। एक बार और, एक बार और। एक बार और का तो एक वाव क्वेश्चन चाहिए। हाँ भाई अब इन्हें तेज स्टूडेंट है, बात मानना पड़ेगा ना, पता चला आंदोलन कर देगा जाकर बाहर। लिखो लिखो लास्ट क्वेश्चन। कैसे लिखता है रे? पहले क्वेश्चन लिख लो तब इसको लिखना। लिखो यदि कोई कण एक सच के अनुदिश, यदि कोई कण एक सच के अनुदिश 1 मीटर से 3 मीटर तक, 1 मीटर से 3 मीटर तक 1 मीटर से 3 मीटर तक 5x² न्यूटन बल लगा के, 5x² न्यूटन बल लगा के किया जाता है। तो किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। तो किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। अब वीडियो जो भी देखना है सब लाइक करना रहे, ठीक ना? लाइक भी डिसलाइक करेगी, जल्दी बोलो आंसर। 130/3 जूल। वाह, अभी आंसर मैच किया है दोनों का। अब आगे बढ़ाइए। जब तक संतुष्टि ना होता है तब तक नहीं चलती। ठीक करती है, बढ़िया है। देखो रे बाबू, कोई कण है जो किसके अनुदिश चल रहा है? एक सच के अनुदिश भाग रहा है कोई पार्टिकल, और उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कराते हैं 1 मीटर से कहां तक? 3 मीटर तक। अब इसके लिए हमको फोर्स कितना लगाने पड़ रहा है? इसके लिए हमको फोर्स लगाने पड़ रहा है 5x। तो कह रहा है कि टोटल वर्क डन बताइए कितना होगा। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का तरीका x1 x2 F इंटू dx। तो x1 कितना? 1 और x2 F कितना? अब इंटू में dx। अब 5 कांस्टेंट है, कितना हो? कहां से कहां तक? यहां से वहां तक 3 रख दो, बाई में माइनस में 5 कितना हो? 1 के क्यूब बटा 3 कितना? 1 मिनट। अच्छा काटिए दो ना, चाहे काटो नहीं है, काम करो ना। एक 3 से, अच्छा ऐसे करो ना, 3 45 माइनस 5 40/, बस यही ना।
थ्री लिखे तो थ्री का पावर क्यूब बटा थ्री माइनस देके वन रखे, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, थ्री आएगा, थ्री से थ्री कट गया। अच्छा थ्री के क्यू ना है तो थ्री के क्यू तुम्हारा हो गया 27 और 27 पच्चे 135 माइनस 5 130 बटा, अब सही है ना, हाँ हाँ क्यू है, ठीक है लिखो जल्दी। नहीं चेंज करेंगे, अब हेडिंग डालना है हम लोग को, अब आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग एनर्जी। वर्क का पूरा कहानी खत्म, वर्क में जितना पार्ट था एक एक पार्ट बता दिए, कोई भी टर्म इसमें छोटा ना नहीं है, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो या वर्क हो या वर्क धनात्मक हो ऋणात्मक हो शून्य हो, क्यों ये सब होता है, वेरिएबल पर न्यूमेरिकल, फिर वहाँ पे एनसीईआरटी वाला न्यूमेरिकल दो मिल गया वर्क से रिलेटेड, कब वर्क धनात्मक ऋणात्मक होगा पहला एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल वो बता दिया, वर्क से रिलेटेड सारा हम लोग फंक्शन हो चुका है। अब एंट्री मार रहे हैं हम लोग कहाँ पे, एनर्जी पर। लिख लेगा तो बोलना। ट्वेल्व क्लास से सही हो जाएगा कि रख जाएगा कैमरा ना, तो कभी भी किसी को क्लास भी छूटेगा ना। हाँ तो वहाँ से देख के अपना पूरा भी कर लेगा, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा भी देख लेगा। घर ही रहे फायदा ना रहेगा, ऑफलाइन है कि क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है, वो तो रिकॉर्डेड वीडियो डलाएगा, मन में सवाल आएगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आखिर आने पड़ा ना, एक दिन आएगा स्पेशल तो वो चीज़ नहीं ना बताया जाएगा, टॉपिक सीरियल से चलेगा वो ना चलेगा। हटाएं इसको, चलो रे बाबू अब इसको हटाते हैं। लिखो हेडिंग डालो, एनर्जी ऊर्जा। देख लिया, देखो इधर सुनो पहले। पीछे से हम कई बार बोल चुके हैं, आगे भी 12 क्लास के लिए बता रहे हैं, कहीं पे कोई थ्योरम में हमको अगर एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करना रहेगा ना तो कार्य का करेंगे, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या टोटल एनर्जी हो या ग्रेविटेशनल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे दुनिया का कोई एनर्जी हो, अगर हमको एनर्जी का फॉर्मूला 11th या 12th क्लास में कहीं पे भी प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले हम वर्क का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। और ऐसा काम हम किए भी, जब ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब ज्ञात कर रहे थे ना, तो हम उसमें वर्क का फॉर्मूला प्रूफ किए थे, और वर्क का फॉर्मूला जैसे ही प्रूफ कर लिए ना, तो हम उसके जगह पर क्या किए कि लास्ट में वर्क के जगह पे एनर्जी लिख दिए। तो पहले से तो बातें हम खाली बोलते आ रहे हैं अभी तक कि जहाँ जहाँ एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ करना है ना, तो एनर्जी के जगह पर तुम वर्क का फॉर्मूला प्रूफ करो और लास्ट में वर्क के जगह पर W के जगह पर तुका लिख देना एनर्जी। आज इसका रीजन हम लोग जानेंगे ना कि क्यों वर्क के जगह पर एनर्जी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो खैर इसको बहुत बढ़िया से डिटेल से हम प्रूफ भी करेंगे तुम लोग का कि वर्क के जगह पर क्यों एनर्जी लिख देते हैं या एनर्जी के जगह पर क्यों वर्क लिख देते हैं। एक तुम्हारा महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन,
शायद किसी का क्वेश्चन भी लगता है कि पूछा था, देखो उसका भी जवाब शायद आज मिल जाए कि वर्क एनर्जी दोनों जो है ना एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तुम्हारा कार्य ऊर्जा एक दूसरे से कैसे संबंधित है, शायद जो भी हो किसी का क्वेश्चन हो कि वर्क एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे वर्क की जगह पर एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी की जगह पर वर्क लिख देते हैं, कैसे बातें हम लोग लिख देते हैं, उसका भी जवाब तुम लोग का यहीं पे मिलेगा। इसी में हम प्रूव करके दिखाएंगे। आइंस्टीन वैज्ञानिक प्रूव करके दिखाया। जब तक आइंस्टीन, देखो आइंस्टीन जो है ना एक अपना थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी का नाम क्या था, ध्यान से सुनो, सापेक्षिकता का सिद्धांत। अपेक्षिकता भी कह सकता है, सापेक्षिकता भी बोल सकता है। ये आइंस्टीन जो है अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, और ये जो अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया ना, उसी टाइम में बातें प्रूफ हुआ तुम्हारा कि वर्क जो है और एनर्जी जो है दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। माने वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी तुम्हारा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। अर्थात एक बात और सुनो, मास जो है वह मास तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है तुम्हारा मास में कन्वर्ट हो सकता है। जब तक अपेक्षिकता सिद्धांत मैंने आइंस्टीन ना दिया था तो लोग यही कहता था कि मास अलग चीज है अब एनर्जी अलग चीज है। लेकिन जिस समय अपेक्षिकता का सिद्धांत आया, मेन उसका थ्योरी क्या था, m बराबर m0 बटा रूट अंडर 1 माइनस v² बटा c²। यही सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन के था। अपेक्षिकता का सिद्धांत, यही अपेक्षिकता का सिद्धांत जब दिया ना थ्योरी, तब जाके ये बातें प्रूफ हो गया कि द्रव्यमान ऊर्जा से मतलब पूरी तरह से रखता है, ऊर्जा द्रव्यमान से मतलब पूरी तरह से रखता है। जिसके पास द्रव्यमान है उसके पास एनर्जी है, और जिसके पास एनर्जी है उसके पास द्रव्यमान है, मास है। ये बात को आइंस्टीन प्रूफ करके लोगों को दिखाया, और तब हम लोग बोलते हैं कि मास एनर्जी दोनों एक है। दोनों क्या एक सिक्का का पहलू है। एक तरफ से देखो तो हेड है मतलब मास है, एक तरफ से देखो तो टेल है मतलब एनर्जी है। अब बताओ तो हेड और टेल को कोई अलग कर सकता है? कर देगा तो कोई इसमें न चलेगा, ये चलेगा नहीं चल सकता है। हाँ तू चला देगा ना, ठीक है ना, तो बढ़िया है। 100 के रुपया का आधा फाड़ के आधा रख देना है ना, आधा ले जाकर चल जाना कहीं पे। हेड टेल एक दूसरे के पूरक है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। अलग अगर कर भी दिया, कोई कहेगा कि अलग कर देंगे, जो हेड टेल है ना, तो क्या करेंगे, बीचों में से काट के पूरा दोनों जने अलग अलग कर देंगे, तो फिर उसका कोई अस्तित्व दुनिया में। जिस तरह से तुम्हारा आंख और लाइट है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आंख के अस्तित्व तब है जब लाइट है। कितना बढ़िया सुंदर आंख है और पूरा दुनिया अंधार है, तो बताओ कितना सुंदर आंख रह सका होगे, देख लेगा वो कुछ हो। अब पूरा दुनिया लाइटे लाइट है और दोनों को दोनों वही दोनों डिबाहे है, तब दोनों डिबाहे पूरा दुनिया में लाइट है, क्या वो देख पाएगा? नहीं। तो इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। उसी प्रकार से जब आइंस्टीन अपना अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया, अपेक्षिकता के सिद्धांत में जब बातें ये आया थ्योरी m बराबर m0 रूट अंडर 1 माइनस v² बटा c², तब इसके माध्यम से प्रूफ करके वो दिखा दिया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक ही चीज है। ये बातें प्रूफ किया। और फिर इसके माध्यम से तब हम लोग समझ लेंगे कि जहाँ वर्क हो रहा है वहाँ एनर्जी का खपत होगा, जहाँ एनर्जी है वहाँ वर्क का खपत होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसी बात को हम लोग धीरे धीरे जो है ना सीखेंगे, बातें धीरे धीरे हम लोग प्रूफ करेंगे। अब आगे चल के कहीं भी थ्योरम मिले, एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, चाहे विद्युत ऊर्जा, चाहे गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, चाहे यांत्रिक ऊर्जा, या फिर चुंबकीय ऊर्जा, या दुनिया का कोई ऊर्जा, हम उसको प्रूफ करेंगे W बराबर फॉर्मूला। और W जैसे प्रूफ कर लेंगे ना, तो हम जगह पर ऊर्जा लिख देंगे। कहीं पर क्वेश्चन नहीं कोई कर सकता है कहा वर्क की जगह पर एनर्जी लिख दिए। इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझ लो। तो पहले इसके बारे में लिखो तुम लोग, तब बारी बारी से आते हैं। लिखो, किसी बॉडी द्वारा किसी बॉडी द्वारा कार्य करने की क्षमता को, किसी बॉडी द्वारा कार्य करने के क्षमता को
किसी बॉडी द्वारा कार्य करने के क्षमता को एनर्जी कहते हैं। किसी बॉडी द्वारा कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देख लिया ना। आ जाओ इसमें नोट पॉइंट पे। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट में अगर बात कर ले हम लोग एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? हो कार्य के समान होगा, वर्क इक्वल होगा, जूल। सेकेंड, सेजियस यूनिट ऑफ, तो वर्क का इक्वल ही होगा, क्या होगा? वो वर्क हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों में थोड़ा सा रिलेशन की बात कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। 1 जूल बराबर 10 के पावर 8। ये हालांकि पीछे प्रूफ भी किया गया होगा वो पहला चैप्टर में। हाँ, उसमें था हम लोग ना यूज ऑफ डायमेंशन, बीमा का उपयोग। बीमा के उपयोग में बातें आल था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या करे, कन्वर्ट करे, चेंज करे। वहां पे ये बातें हम लोग को प्रूफ हुआ था। अगर कोई प्रूफ करने के लिए कहा है तो वहां से प्रूफ कर सकता है। तीसरी बातें कर लेते हैं हम लोग क्वांटिटी पर। तो क्वांटिटी पर बात कर लेते हैं। क्या स्केलर याद है ना बातें? ट्रिक है, कौन सी ट्रिक था? बहुत बढ़िया जवाब, उद्रा का चाषदाता। चलो आगे बात कर लेते हैं एक और, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ एनर्जी। हाँ, जो वर्क का होगा वही ना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग को ml² टी के पावर माइनस। इसमें कुछ और भी बातें हम लोग भी करते हैं, और भी इसका बातें करते हैं। क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें देखो, एनर्जी का जो है ना कुछ अन्य मात्रक भी मिलेगा, और कुछ अन्य मात्रक हम लोग को क्या मिलने वाला है? वह मिलने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह भी तुम्हारा कहना है कि एनर्जी का मात्रक ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब कहो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, एनर्जी का मात्रक है, तो ये मात्रक कब हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे? ऊर्जा मापने के लिए जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मापन किया जाता है। और कहाँ पे करते हैं ये बातें? तो इलेक्ट्रिक में करते हैं, विद्युत में। जब विद्युत चैप्टर स्टार्ट होगा ना हम लोग को आगे क्लास में, यहाँ पे नहीं, तो इलेक्ट्रिक में हम लोग देखेंगे, वहाँ पे सीखेंगे कि इसको एनर्जी को क्या द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रिक
आगे बढ़िए। हटा दिए इसको। हाँ तो पहले सब क्लियर हो गया ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल? 1.6 में 10 का पावर। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 3.6 में 10 का पावर 6 जूल। अब एक इसका व्यवहारिक मात्रा कौन सा? एनर्जी का व्यवहारिक मात्रा की और कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर कितना है? इसको भी अलग दिमाग में हमेशा रखना। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अलग होता है 4.18 होता है। जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार राउंडिंग करके कितना लिख दिए? 2 लिख दिए। तो लिख लो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। बढ़ा देना, बढ़ा देना, बढ़ा देते हैं। Types of mechanical energy. नंबर बोलिंग देखो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखी है ना वो। ये इसमें नीचे कितना आंसर में आंसर लिखेगा हिंदी में आ जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा तो प्रकार होता है। यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार को होता है। हिंदी को बोले यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होता है। पहला लिखना
पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड लिखना काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट में क्या डालना है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। तो हम बताएंगे कि वन और डॉट व्हाट इज ट्रू बेसिक और आप एक संस्था में जो कभी शायद किसी से कहा था और शायद से जैसे किसी का देखिए अरे स्थितिज नाम देख रहे हैं कुछ है और देख स्थितिज ऊर्जा। पर ये ऊर्जा कब रहेगा जब कोई बॉडी स्थिर रहेगा। घड़ी के चाबी में कौन सा होता है, घड़ी के चाबी में कौन सा एनर्जी, चाबी देते हैं कौन सा एनर्जी उसका आता है, ये पीछे पड़ा है पोटेंशियल एनर्जी। कोई जैसे खेलने वाला गाड़ी होता है ना, तो उसमें जो हम लोग चाबी दे रहे हैं तो कौन सा एनर्जी उसमें स्प्रिंग आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब गाड़ी जो होता है ना कि चाबी छोड़ दिया और अब चलने लगता है तो जो वाइट रहता है उसमें स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। जैसे एकदम सट गया, छोड़ दिया और जैसे फर्श पर रखा तो काम होने लगा, चलने लगा। इसमें जो जमा हो रहा है ना, कौन सा एनर्जी जमा हो रहा है तुम्हारा, मतलब किसी बॉडी में उसके स्थिति के कारण यानी स्थिर रहने के कारण, विरामावस्था में रेस्ट में रहने के कारण उसके पास जो एनर्जी होता है वो एनर्जी तुम्हारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। कोई बॉडी जब रेस्ट में है, रुका हुआ है और उस स्थिति में उसके पास जो एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी खास करके उसके लिए बना रहता है जिसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाता है तुम्हारा कौन, इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया कोई भी बॉडी में एनर्जी है पहले से या स्टोर करके रखा है, ये किसके कारण रखा है, जड़त्व के कारण। दुनिया का कोई भी वस्तु अपने अवस्था को क्यों बनाए रखता है, जड़त्व का काहे वो अपने अवस्था को बनाए रखता है। तुम यहाँ पे 5 घंटा बैठा ले कंटिन्यू और कंटिन्यू 5 घंटा तक पढ़ रहे हो तो कहीं नहीं जा रहा है। 5 घंटा तो अपने अवस्था को क्या किया, बनाए रखा। 5 घंटा अपने अवस्था को बनाए रखा, कंटिन्यू 5 घंटा पढ़ते रहा, किसके कारण, इस गुण को क्या बोलेंगे हम, जड़त्व कहेंगे। तो इस गुण को तो जड़त्व कहेंगे, लेकिन इंटरनली थोड़ा सा बात करो कि आखिर 5 घंटा तक अपने अवस्था को क्यों बनाए रखा, क्योंकि 5 घंटा के लिए तुम्हारे पास एनर्जी कमयाब था। क्या मतलब कि जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु अपना एनर्जी को क्या करता है, बनाए रखता है। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और रेस्ट में होने के कारण उसके पास जो भी एनर्जी होगा उस एनर्जी को किस नाम से जानेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी तुम्हारा पहले फर्श में है, इस सरफेस पे कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, अब इसके बाद तुम्हारा इस बॉडी को कुछ हम हाइट पे लेके चले जाते हैं, यहाँ पे लेके चले गए। अब अगर मास कितना होगा, अभी भी मास वही होगा, मास कभी बदलता नहीं है, तापमान कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है, भार चेंज होता है, भार तुम्हारा बदलता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। जितना मास इस ग्राफ पर पृथ्वी पर, कोई भी ग्राफ में चले जाओ, अंतरिक्ष में कहीं भी चले जाओ, मास उतना ही रहेगा, मास कभी बदलता नहीं है। बदलता है तो भार बदलता है, वेट बदलता है। और क्यों भार बदलता है, क्योंकि भार बराबर तुम्हें पता होना चाहिए कि भार बराबर क्या होता है, mg होता है। तो
आर बराबर जब mg होता है तुम्हारा तो जैसे ऊपर जाते हैं तो मास हो ही जाएगा, भार बदल जाएगा। क्यों भार बदल गया? क्योंकि जी बदल जाता है। जब जी बदल जाएगा तो भार भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मास तो सब जगह कांस्टेंट है। तुम यहाँ 50 kg का ऊपर भी जाएगा तो 50 kg का रहेगा, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कुछ और है, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कुछ और है। तो गुरुत्वीय त्वरण जब चेंज हो जाएगा तो आप लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मास कभी बदलता नहीं है, बदलता कुछ है। मास वेट में परिवर्तन, मास में परिवर्तन नहीं होगा, वेट में परिवर्तन। वेट उसका क्या होगा? बदलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ग्रेविटी के मान ही बदल जाएगा। ये बातें तुमको क्लियर होना चाहिए बढ़िया से। जैसे तुम्हारे पास क्या अर्थ है, जैसे अर्थ के ऊपर तुम जाएगा ना तो जी बदल जाएगा। अब जी बदल जाना है कितना से? जी बटा 1 + h बटा r के होल स्क्वायर। यही ना रे? ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर, नीचे जाने पर जी इंटू, बोला गया बुलाए जी इंटू 1 - डी बटा तो ऊपर नीचे जाने पर तुम्हारा जी ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा वेट नहीं हो जाएगा चेंज। आप जो है निर्भर तुम्हारा जी पर भी कर रहा है, इसलिए वेट बदल जाएगा। ये तुम्हारा खैर हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। ये सरफेस में तुम्हारा बॉडी था कितना द्रव्यमान का? m द्रव्यमान का था। इसको लेके हम चले गए कुछ हाइट पे, जितना हाइट पे लेके गए हम उसको क्या बोल देते हैं? h। अभी भी मास उसका वही रहेगा जितना भी ऊपर। अब ये नहीं कि कह रहे हैं कि जी का मान बदलता ऊपर है, ये बात सही है। तो ऐसा थोड़ी कि 500 मीटर ऊपर चल जाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर चल जाएगा, 1.5 किलोमीटर ऊपर चल जाएगा तो तुम्हारा भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मतलब जी का मान चेंज होगा। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाने से कोई भार में परिवर्तन नहीं होता है। 3-4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चल जाओ, कोई भार में बदलाव जी में परिवर्तन नहीं आएगा। 1 किलोमीटर का तो कहीं बड़े-बड़े टाउन में बिल्डिंग, ऐसा थोड़ी है कि अब 1 किलोमीटर बिल्डिंग ऊपर है तो यहाँ पे वेट कराया तो 50 kg के 1 किलोमीटर ऊपर बिल्डिंग में करा रहा है तो बर्दाश्त। सर 5 किलोमीटर जाने से ऊपर में कोई तुम्हारा भार में कोई वेट में परिवर्तन नहीं होगा। कम से कम उसके लिए तुमको 2500-3000 इतना ऊपर जाने लगेगा तब तुम्हारा भार क्या आएगा? चेंज आएगा, परिवर्तन। मतलब ऐसा लगना चाहिए ना कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अब प्रभाव उस बॉडी पे क्या डाल रहा है? कम डाल रहा है। जैसे जैसे अर्थ ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। E बराबर ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर Gm बटा g r स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना अर्थ से वैसे वैसे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड का मान क्या होगा? घटेगा। और जैसे दूर जाएंगे यानी कि दूरी बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मान क्या होगा? घटेगा। अब ये बात है तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी से 500 मीटर चल के ऊपर है। अब चलो भाई नियम तो कहता है कि दूरी बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फील्ड घटना चाहिए, तो 500 मीटर ऊपर चल जाए, 2 किलोमीटर ऊपर चल जाए, इतना जाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान पर रखना। अब ये द्रव्यमान का पेड़ था, ये ऊंचाई ऊपर चल गया, यहाँ पे तुम्हारा पहुंच गया। अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी ये ऊंचाई ऊपर क्या होगा? तो तुम ऐसा कर लो, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा प्रारंभिक वेग कितना है? ऊपर लेके गया तो अंतिम में कितना मान लो? अब अगर ये रेस्ट में बॉडी वहां पे जाके हो गया h ऊंचाई ऊपर, तब उस कंडीशन में इसको तो क्या लेके चलेगा? 0 लेके चलेगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1। एक काम करो, तुम यहाँ पे लगा दो गति का समीकरण v² बराबर क्या होगा? u² प्लस 2as। लेकिन ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन में तो ये मतलब ऊपर जब जा रहा है ना, ये काम करो कि की जगह पर अभी तो परसेंट में क्या मान लेगा? u की जगह पर तुम मान लो अभी 0, u की जगह पर नहीं, v की जगह पर। जब ऊपर में चला गया तो v का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया? 0। बॉडी के यहाँ पे ले गया, यहाँ पहुँचा दिया, रोक ले गया, तो v का अंतिम में क्या हो गया? 0। यहाँ पे u² रहने दो, हाँ प्लस 2 g मत लिखो, यहाँ पे मुझे लिखो -g
क्योंकि ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता है। चिन्ह भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, विपरीत होगा। क्या होगा जैसे ऐड गार्ड